हेलो स्टूडेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डीपीपी 4 का पहला क्वेश्चन है। ये डीपीपी 1 2 3 के कंपैरिजन में थोड़ी सी बेटर ऑफ है, सो समझते हैं और सॉल्व करते हैं। Question 1 says, consider the situation shown in the figure. The resistance-less wire AB is lying on the fixed rails with a constant velocity. The wire AB is replaced by resistance-less semicircular wire. What happened to the magnitude of induced current? So question says कि अगर ये जो वायर AB आपको दिख रहा है स्ट्रेट वायर है, और अगर इस वायर को आप रिप्लेस मारते हो सेमी सर्कुलर वायर से, सो ए बी वायर आपका ऐसा था। अगर मैं यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ करूँ, ये बी वेलोसिटी से जा रहा था दो रेल्स के बीच में। इसी वायर को अगर आपने सेमी सर्कुलर वायर से रिप्लेस कर दिया, कीपिंग दिस ए और बी एज एंड पॉइंट्स, और इसको वी वेलोसिटी से मूव कराया, या इसका अदरवाइज वर्जन उस साइड फ्लिप करने के बाद दोनों चलेगा, तो इंड्यूस करंट में क्या चेंज आने वाला है? सो इसमें जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ में भी अंडरस्टूड कि अगर दो पॉइंट्स पर नोन है आपको, तो उनको आपस में जो ज्वाइन करते हैं ये एल का काम करता है। एल वी और मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन। सो अगर ये तीनों वेक्टर आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर करते हैं, तो उनमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो आता है बी एल इंटू वी। बेसिकली ये एसटीपी से आता है, यू नो दैट। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द कॉन्सेप्ट्स। आपने अगर लर्न किया तो कैसे यूज करना उसके बाद करते हैं। सो आप पाओगे कि इसका भी लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है, तो आप इसको सेमी सर्कुलर करो तो भी आप पाओगे कि उतना ही ईएमएफ जनरेट होने वाला है ए बी पॉइंट के अक्रॉस। अगर ईएमएफ वही आएगा तो नो डाउट करंट भी वही आएगा। अच्छा, करंट आएगा ईएमएफ बाई आर। उसने बोला है कि ये जो वायर यूज कर रहे हैं ये रेजिस्टेंस लेस है, इसलिए इनके दोनों के रेजिस्टेंस जीरो रहने वाले हैं, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में ये बोला होता है कि ये वायर के पास रेजिस्टेंस है तो करंट चेंज हो जाता है, क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा हो गया है। अगर सेम मटेरियल लेता तो करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलता। एनीवे, सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप पाओगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल रिमेन अनचेंज्ड। सो वी विल मार्क ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी कॉन्सेप्चुअली चल रहा है अभी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और फिर अपने को ट्रू फॉल्स जैसा कुछ तो बताना है। A says an EMF can be induced by moving a conductor in a magnetic field. So एक कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करके EMF इंड्यूस कराया जा सकता है। Yes, that's what motional EMF. Second statement says an EMF can be induced by changing the magnetic field. सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके कंडक्टर को ना मूव करा करके क्या हम ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। सो इन केस यू रिमेंबर, वी हैड अ क्वेश्चन इन द क्लास कि अगर आपके पास ये स्पेस है जिसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, और एक कंडक्टर आपके पास ऐसा रखा हुआ है, कंडक्टिंग रॉड। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ये हम लोगों ने किया हुआ है। सो इसमें अगर B एज अ फंक्शन ऑफ t रहेगा तो AB के क्रॉस EMF आता है। सो EMF कैन बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके भी EMF इंड्यूस कराया जा सकता है, और मूव करके कंडक्टर को भी कराया जा सकता है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन इज गोइंग टू बी बोथ A and B are true. So both A and B are true. Can be marked. इसका सेकंड स्टेटमेंट काफी अच्छा है, और फर्स्ट तो आपको समझ में आएगा डायरेक्टली इमोशनल ईएमएफ है। सेकंड में भी किया जा सकता है, क्योंकि सेकंड के लिए जो क्रक्स है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, ये भी इजी है। कंडक्टिंग रॉड इज मूव्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। A potential difference appears across the two ends. So motional EMF, जिससे ये आपके पास L लेंथ का वायर है और किसी मैग्नेटिक फील्ड B में आप इसको मूव कराते हो, एंड किसी V वेलोसिटी से मूव करता है। सो ये तीन वेक्टर यूज होते हैं B, V, L, और इंड्यूस्ड EMF goes like this. Induced EMF is integration V cross B dot dl.
तो इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि कितना मोशनल ईएमएफ आया हुआ है। आपसे पूछा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस विल अपीयर इन व्हाट कंडीशन, तो बेसिकली एसटीपी है। एसटीपी को नॉन जीरो होगा तो फिर आएगा, राइट। इफ वी और एल पैरेलल है, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, एल एंड वी, कोई भी दो वेक्टर अगर इसमें पैरेलल हो गए, तो आप पाओगे कि ईएमएफ नहीं आने वाला है, बिकॉज एसटीपी विल बिकम जीरो। सो वी और एल पैरेलल हो गए, कोई ईएमएफ नहीं आएगा। वी भी पैरेलल होंगे, कोई ईएमएफ नहीं आएगा। एल भी पैरेलल होंगे, कोई ईएमएफ नहीं आएगा। सो आप आओगे इन किसी भी केसेस में ईएमएफ नहीं आने वाला है। उनके बीच का कुछ ना कुछ तो एंगल होना चाहिए, पैरेलल में एसटीपी जीरो है। स्केलर ट्रिपल प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का ये भी है, थोड़ा सा बेटर ऑफ हो सकता है। So let's check. A conducting rod AB of length 1 meter is moving at a speed of or velocity of 4 meter per second, making angle 30 with the length as shown in the figure. So AB rod, velocity, magnetic field. A uniform magnetic field is given, और यूनिफॉर्म भी है, अच्छी बात है, दिखाया गया है। आपको बताना है कि बी ए बी बी में कौन सा बड़ा होगा, कितना ईएमएफ आने वाला है। इसका हम लोग शॉर्टकट बनाया है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को हम लोग ले लेते हैं, उनका प्रोडक्ट कर देते हैं। दैट्स हाउ एसटीपी इज। सो ये लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू है। सो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, बट लेंथ और वेलोसिटी नहीं है। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आप ले लो, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये जो कंपोनेंट आएगा दैट इज v sin 30। v cos 30 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बिकॉज l के साथ वो पैरेलल होगा, तो पैरेलल के साथ एसटीपी जीरो होगा। दैट मीन्स कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आने वाला है अक्रॉस ए बी पॉइंट के अक्रॉस, इसकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू आएगी वो आएगी b इंटू एल इंटू वी साइन 30। इसको कैलकुलेट करके नंबर निकाल लेते हैं, फिर देख लेंगे कौन सा हायर टर्मिनल, लोअर टर्मिनल एंड ऑल। बी का जो वैल्यू दिया गया वो 2 टेस्ला है, लेंथ 1 मीटर का था, 1 मीटर है, और वेलोसिटी इज 4, साइन 30 इज हाफ। सिंपल नंबर से दे टर्न आउट टू बी 4 वोल्ट। सो ये मैं 4 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन देखोगे ए नहीं हो सकता है और सी नहीं हो सकता है, बी और डी होने वाला है। फिर बी और डी में बेसिक डिफरेंस क्या होगा, अंडरस्टूड है, लाइक कि कोई एक बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ये डिटरमाइन करते हैं। और डिटरमाइन करने के लिए फिर आप उस पॉइंट से जाओ कि इसका बेसिक कैसे आया था। एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा ऐसा, उस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स एक्ट किया होगा स्टार्टिंग में बिकॉज ऑफ वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट, तो v क्रॉस बी टूवर्ड्स ए आएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में आया होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल बी accumulated here, so lack of electrons, जिसको पॉजिटिव चार्ज आप बोलोगे, और बोलोगे कि इस तरह से इनकी पोलैरिटीज आने वाली है। सो ये जो ईएमएफ लिखा है वो बेसिकली लिखा गया है VA minus VB is equal to 4 volt. Now you can choose the correct answer, and the correct answer is going to be B. So B to B. Okay, let's go to the next one. Good one. It says in the given arrangement the loop is moved with a constant velocity. So एक loop है, इसको constant velocity से move करा रहा है in a uniform magnetic field B. Is restrict to the ये जो इसके बीच का है मैग्नेटिक फील्ड का स्पेस, वो a डिस्टेंस का है, लेंथ का है। The time for which the EMF is induced in the circuit is going to be, right? So these are options. कितने टाइम तक रहेगा? We all know कि Faraday's law simply says कि flux जब तक change रहेगा, EMF रहेगा। The moment flux change stops, at the same moment EMF stops, so current stops, right? So we need to justify कि कब से कब तक ये चलने वाला है, फ्लक्स चेंज होने वाला है। अच्छा, इसकी ये बी डायमेंशन बड़ा है, तो ये जब ऐसा आएगा, एक स्टेज बिगनिंग का स्टेज अगर हम लोग ड्रॉ करें, तो बिगनिंग का स्टेज ये होगा, यहाँ से आना स्टार्ट होगा फ्लक्स, इसके जस्ट बाद से बेसिकली, है ना। और जब ये ऐसा बाहर निकल चुका होगा उस समय स्टॉप हो रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखोगे तो ये आपको लगेगा कि ये पॉइंट, दिस डिस्टेंस इज बी, दिस इज ए, तो ए प्लस बी चला है। बट लुक एट द सिचुएशन, जब ये इसके एग्जैक्टली बीच पे चल रहा होगा, अभी लाइक बोथ साइड होगा। नो, ऐसा भी सिचुएशन अराइज होने वाला है। तो
बीच में ऐसा कुछ टाइम ड्यूरेशन आएगा जिस टाइम ड्यूरेशन में आप पाओगे कि इसका ईएमएफ जीरो हो चुका होगा, राइट, फ्लक्चुएशन बंद हो चुका होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल स्पैन है, उसके बीच के स्पैन में भी नहीं रहने वाला है। तो हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि स्टार्ट कैसे हुआ होगा, स्टार्ट यहाँ से हुआ होगा, कब तक ये फ्लक्स चेंज हुआ होगा, जब तक ये यहाँ तक पहुंचा होगा। ये समझा क्या? स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन टू दिस सिचुएशन, जब ये ऐसा इनसाइड जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, सो मोर एरिया इज गेटिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब तक इतना एरिया नहीं आएगा तब तक यू विल फाइंड कि फ्लक्स चेंज होता रहेगा। दैट मीन्स इफेक्टिवली ये कितना ट्रैवल किया हुआ है, ए। अगर ए ट्रैवल किया हुआ है तो कितना टाइम लगा है, T1 पकड़ लेते हैं, तो ए बाई वी टाइम तक ये चलता रहा और ए बाई वी टाइम तक फ्लक्स चेंज होता रहा। उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन रहेगी, उस सिचुएशन में फ्लक्स चेंज नहीं होने वाला है। फिर जब ये इस तरह का बन जाएगा, मे बी लाइक दिस, इस सिचुएशन से आप पाओगे कि फ्लक्स फिर से चेंज होना स्टार्ट होगा। और ये कब तक रहेगा? जब तक ये पूरा ऐसा फाइनली बाहर नहीं आ जाता है। अब अगेन देखो कि जब इस सिचुएशन से यहाँ तक आने में क्या उसको फिर से ए डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो ये दूसरा टाइम ड्यूरेशन है जहां पर ईएमएफ आने वाला है, लेट्स कॉल इट T2। तो इसमें भी ये ए चला, बी वेलोसिटी से चला, तो यू कैन फाइंड आउट कि इसका टाइम ए बाई बी होगा। सो टोटल टाइम कितना है? इसने पूछा है द टाइम ऑफ विच ईएमएफ इंड्यूस इन द करंट। सो टोटल टाइम इज T1 प्लस T2 एंड इट्स अंडरस्टूड कि दोनों को ऐड करेंगे तो 2 ए बाई बी आ जाएगा। सो ये वो टाइम ड्यूरेशन है जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा था, या ईएमएफ था या फिर करंट था, जो भी है उसमें था। बीच का पार्ट काफी इंपॉर्टेंट था। सो करेक्ट आंसर विल बिकम बी ऑप्शन। ये रिलेटिव इजी है। Question number 6 is a solid conducting sphere of radius r is moved with velocity v in a uniform magnetic field of strength B such that B is perpendicular to velocity. Maximum EMF induced between 2 points of this thing is going to be how much? So in case we draw the figure of a sphere, let's say this is a sphere. Color visible है? Good. So इस स्फीयर के लिए एक let's say इसको आप इस डायरेक्शन में लेके जाते हो v वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी कर लो। मैक्स ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जो एग्जाम में कई बार आता है, अलग अलग फॉर्मेट में आता है, और ये पूछना चाहता है कि कितना ईएमएफ आएगा, कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। सो अगेन मोशनल ईएमएफ जैसा हम लोग उसको ट्रीट कर लेंगे, क्योंकि वायर लेंथ कैसा भी चलता है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट्स है ना। सो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस तभी करेगा जब हम बी एल बी को लिख पा रहे होंगे और तीनों परपेंडिकुलर कर पा रहे होंगे। पहला तीनों परपेंडिकुलर करना, दूसरा फिर इसमें जो क्वांटिटी मैक्सिमाइज कर सकते हैं उसको मैक्सिमाइज करना। परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर देना ही अपने आप में मैक्सिमाइज करने का हो जाता है, अगर सारे नंबर्स कांस्टेंट हो तो। अगर कोई वेरिएबल होगा तो उसको मैक्सिमाइज भी कर लेंगे। नो बी सेम नंबर का है, बी कोई चेंज नहीं हो सकता, लेंथ पॉइंट पे डिपेंड करेगा। सो पहले तो लेंथ आपको परपेंडिकुलर लेना है। सो और परपेंडिकुलर में कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, उसमें से मैक्सिमम लेंथ ये है, इट्स एम पॉइंट है और एन पॉइंट है। सो एम और एन ऐसे टर्मिनल पॉइंट्स होंगे जिसका लेंथ मैक्सिमम जाने वाला है। नाउ यू नो कि उसका कोई भी एक पोर्शन कंसीडर कर लेंगे, या मल्टीपल इस तरह से वायर जैसा थॉट दे सकते हैं, और सभी के क्रॉस सेम ईएमएफ आएगा, सब पैरेलल में होंगे, तो टोटल ईएमएफ वही रहेगा जो एक वायर के क्रॉस आता है। अंडरस्टूड? इसमें इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि ये एक सिंगल वायर नहीं है, लेकिन एक सरफेस है, बहुत सारे वायर का कॉम्बिनेशन, इधर से भी बहुत सारे वायर का कॉम्बिनेशन, बट सब पैरेलल में है। So you will find कि जो maximum EMF आएगा that will be across these MN points, और इसकी वैल्यू हो जाएगी B into length which is 2R into V. So अपना आंसर क्या हो जाएगा? B into 2R into V. So that's going to be maximum. अगर आपसे पूछा जाए what is the minimum EMF induced और किन पॉइंट्स के क्रॉस आएगा, बता सकते क्या? So उसके लिए L को पैरेलल टू वेलोसिटी कर लेने का या फिर पैरेलल टू फील्ड कर लेने का आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी मोशनल ईएमएफ का दिख रहा है। A vertical rod of length L is moved with a constant velocity v towards east
The vertical component of Earth's magnetic field is B. So geomagnetism का involvement डाला है. और एंगल ऑफ डेथ, यू मस्ट रिमेंबर एंगल ऑफ डेथ, उसको हम लोग डेल से लिखते थे, यहाँ थीटा बोला गया है. टोटली ओके. इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द रॉड कितना आ जाएगा? सो समझते हैं कि कैसा चल रहा है. लेट से डायरेक्शन वाइज ये अपना ईस्ट है और ये वर्टिकल अप है, तो डाउन नीचे आएगा. अंडरस्टूड. सो लेट्स से ये वर्टिकल एल लेंथ का वायर है जिसको आप ईस्ट की डायरेक्शन में चला रहे हैं वी वेलोसिटी से, ऐसा उसने बोला है. ना अर्थ के बारे में बात करेंगे तो अर्थ के दो कंपोनेंट्स रहते हैं फील्ड के. एक तो रहेगा टूवर्ड्स सेंटर, सो दैट्स वर्टिकल कंपोनेंट. एक टूवर्ड्स नॉर्थ, अगर ये ईस्ट है तो नॉर्थ इनसाइड रहा होगा, सो दैट्स नॉर्थ की तरफ जो है उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं. और रिजल्टेंट फील्ड विल बी समवेयर देयर, राइट. तो अपने को जो बी चाहिए वो बी एच चाहिए. दिस इज बी एच. BH, V or L, look at these three vectors. They are perpendicular to each other. Since they are perpendicular to each other, hence you'll find कि जो induced EMF आएगा वो आएगा B horizontal component L into V. अब क्वेश्चन ये है कि how to get that horizontal component of Earth's magnetic field. उसके लिए अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट इसने दिया है और वर्टिकल कंपोनेंट का नाम B दिया है. दूसरा एंगल ऑफ डेप्थ दिया है. सो अगर इसको हम लोग साइड व्यू से बनाए तो लेट्स से कि साइड व्यू में कुछ ऐसा दिखेगा. ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ का फील्ड है, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ है जिसको हम लोग डी लिख रहे हैं, और रिजल्टेंट विल बी समवेयर देयर. दैट्स अ रिजल्टेंट कंपोनेंट, रिजल्टेंट फील्ड ऑफ अर्थ. हॉरिजॉन्टल से जो रिजल्टेंट बनाता है उसको डिप कहते हैं. डिप की डेफिनेशन आपको याद रखना है. इट्स एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द रिजल्टेंट मैग्नेटिक. सो आपको अब बी एच कैलकुलेट करना है. सो यहाँ से tan थीटा इजिली निकाला जा सकता है. tan थीटा इज गोइंग टू बी वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. दैट्स हाउ द वेक्टर्स आर handled. So horizontal component is b by tan theta, which you can call it as a b cot theta. So bh को b cot theta से रिप्लेस कर देंगे. So अपना आंसर आ जाएगा b l v cot theta. cot theta है. अब ऑप्शन देखोगे इसमें बी एल बी होगा. बी एल बी कॉट साइन थीटा टैन थीटा कॉस थीटा. तो ये थीटा कौन सा यूज होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिकली, ये काफी क्रिटिकल हो जाता है डिसाइड करना, और आप इजीली डिसाइड कर सकते हो. तो मोशनल ईएमएफ, जियोमैग्नेटिज्म कंबाइन टुगेदर, और अपना एक आंसर आ गया. करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी कॉट थीटा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देन. इसको भी हम लोग शॉर्टकट से भी डील कर सकते हैं. It says a uniform magnetic field exists in a region जिसका B दे रखा वेक्टर वाइज. सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ B is 3i cap plus 4j cap plus 5k cap, इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन वो सब कुछ निकाल सकते हैं. रॉड का लेंथ अपने को दे रखा है 5 मीटर और रॉड इज प्लेस्ड अलोंग द y एक्सिस. तो आप एक काम कर सकते हो, इसको 5j cap बना सकते हो एज अ वेक्टर. सो लेट्स डील विद वेक्टर. Or moved in along the x-axis with a constant velocity, so 1 meter in the x direction, meter per second. Induced EMF कितना आएगा? So we say कि induced EMF निकालने के लिए STP करना रहेगा. So अब STP परफॉर्म कर लो. That means you go with this V cross B dot dl, और सब यूनिफॉर्म है, so V cross ये बन जाएगा V cross B dot L. और एसटीपी करना अपने को आता है, वेक्टर में वो कर सकते हैं. अच्छा, अपने को पता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड आने वाला है, सिंस ये भी वन डायमेंशनल है, ये भी वन डायमेंशनल है, एक एक यूनिट यूज हो रहा है, तो बी एल बी यूज कर लेंगे जहाँ पर सब परपेंडिकुलर आएंगे. ये जे कैप में है, ये आई कैप में है, तो बी का कौन सा कंपोनेंट लगने वाला है? जो के कैप में है. सो दैट मीन्स ये नंबर हमारे इंपॉर्टेंट हो गया. सो ये बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा, क्योंकि ये एल ये ई के पैरेलल हो गया, ये एल के पैरेलल हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो ये आएगा 5 into 5 into 1. दैट टर्न आउट टू बी 25 वोल्ट. आप चाहो तो इसको प्रॉपर्ली एसटीपी करो और वहां से आंसर निकालो. और अगर याद रख सकते हो तो याद रख लो कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो बी का कौन सा कंपोनेंट आएगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा? दैट इज के कैप. सब आंसर हो जाएगा. Isn't it easier to handle?
एंड यू कैन थिंक ऑफ कि स्मार्टर वे है हैंडल करने के लिए, सो व्हाई नॉट यूज इट. ओके नेक्स्ट, ये सब्जेक्टिव है. अच्छा क्वेश्चन है. अगेन आइडिया देता हूँ मैं, जहाँ तक पॉसिबल रहेगा वहाँ तक आंसर निकालता. और अदरवाइज यू कैन सॉल्व द फर्दर स्टेप टू गेट द प्रॉपर आंसर एज मेंशन इन द टीपीपी आंसर की, सो दैट इट मैचेस परफेक्टली, है ना. इसमें बोला है कि टू स्ट्रेट कंडक्टिंग रेल्स फॉर्म अ राइट एंगल where their ends are joined. So एक ऐसा रेल बनाया गया राइट एंगल पे. कंडक्टिंग बार इन कांटेक्ट विद द रेल्स स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्टेक्स. तो ये जो बार है जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, उसको ये वर्टेक्स से लेके चलता है. With a constant velocity as shown in the figure, a magnetic field B naught S points out of the page. So B जो है वैसा आउटसाइड की तरफ आ रहा है, फिगर में दिखाया गया. अपने को कुछ तो बोलना है इसके बारे में, है ना. बोलना तो रहता है हर एक क्वेश्चन में. कैलकुलेट, वी नीड टू कैलकुलेट ए बी सी तीनों पार्ट्स. पहला है फ्लक्स थ्रू द ट्रायंगल फॉर्म बाय द रेज इन द बार टाइम टी. सो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे अच्छा क्वेश्चन है मैथमेटिकली, जिसमें हम फ्लक्स कैलकुलेशन और उसका रेट ऑफ चेंज देखने वाले हैं. आइडिया क्लियर है. फ्लक्स निकलेगा, सेकेंड ईएमएफ निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट कर देंगे और इनवर्टर्स मैनर. सो ये बेसिकली उसी का इंटरप्रिटेशन है. टेक्निकली क्वेश्चन का जो क्रक्स है वो ए पार्ट है, फ्लक्स कैलकुलेशन, राइट. देन आफ्टर सिंपल ऑपरेशंस है. नाउ किसी टी टाइम पर ये बार आपका इधर पहुंच गया है. बार की थिकनेस को इग्नोर मारते हैं. यहाँ से ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, लेट्स कॉल इट एज एक्स. और ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल अपना इम्पोर्टेंट है. सो इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं. ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है. पी क्यू आर ट्राइंगल बन रहा है. सिंस बी यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स के लिए हम लोग इतना बोलने वाले हैं, दैट्स गोइंग टू बी बी इंटू ए इंटू कॉस जीरो. कॉस जीरो समझा क्या. एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड्स और बी इज आउटवर्ड्स, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. देन यू फाइंड की कॉस जीरो हो जाएगा. वन सिंगल टर्न है तो और कुछ भी नहीं आने वाला है. अच्छा, बी की जो वैल्यू है वो बी नॉट है, चलता है. एरिया निकाल दिया तो काम होता है ना. एरिया निकालना बहुत आसान है. एक ट्राइंगल को देखो, सिमेट्रिकल है तो ये 45 बचा होगा, ये 90 है तो ये भी 45 होगा. ये दोनों 45 45 हो जाएंगे. तो आप पाओगे कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये भी x हो जाएगी अगर ये x है तो, बिकॉज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल छोटा सा. नीचे वाला भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है. तो ये पूरा जो लेंथ ऑफ द बार इन्वॉल्व है ट्राइंगल में, जो इन्वॉल्व है उसके बाहर भी है, जाने दो उसको. जो ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है उसका लेंथ 2x है और ये परपेंडिकुलर हो गया. तो एरिया का फॉर्मूला रहता है ट्राइंगल में हाफ बेस इनटू हाइट. इजी हो जाएगा. इसका मतलब फ्लक्स जो आ रहा है, दैट फ्लक्स इज टेक्निकली बी नॉट एक्स स्क्वायर. नाउ x जो है वो स्पीड v से डिटरमाइंड हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बार अलोंग द मोशन. और सिंस ये टर्न यहाँ से वर्टेक्स से चला था तो टी टाइम में ये vt चला हुआ, तो x का वैल्यू vt है. तो फ्लक्स आपका निकल के आ गया, फ्लक्स इज इक्वल टू बी नॉट वी स्क्वायर टी स्क्वायर. ये फर्स्ट पार्ट का अपना आंसर होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. टी टाइम का निकल के आएगा. सेकेंड पार्ट जहाँ तक है, पार्ट 2 या पार्ट बी, ईएमएफ कितना आएगा. ईएमएफ इज गोइंग टू बी माइनस d5/dt. फैराडे विल टेल यू, एंड दैट इज माइनस 2 टाइम्स बी नॉट वी स्क्वायर टी. सो इसका जो ईएमएफ है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है. ये भी टाइम के साथ चेंज कर रहा है और टाइम का लीनियर फंक्शन है. तो थर्ड पार्ट बोलता है ईएमएफ कैसे बदलता है. आप बोलोगे इट्स लीनियरली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इस तरह से तीनों आंसर आपके हो जाते हैं, परफेक्ट आंसर हो जाता है. होप यू गॉट इट. एरिया अगर समझता है तो अपना काम होता है, बाकी कॉन्सेप्ट फिजिक्स के तो आप यूज कर ही रहे हो. क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें मैथ्स का भी अच्छा खासा रोल है और पर्सनली मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा ये. तो समझते हैं कि कैसे निकालते हैं इसको. सिमिलर टाइप का है, कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे तो इससे पहले जो 9th क्वेश्चन किया ना, एग्जैक्टली वही है. ओनली थिंग ज्योमेट्री थोड़ी सी ज़्यादा इन्वॉल्व है और हो सकता है कि मैथ्स का कुछ इन्वॉल्वमेंट आ गया हो.
तो ये बोलता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टाइप का है, आर का है, लूप ऑफ रेडियस आर इज द मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वल टू जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड केवल ये सर्कुलर रीजन में आर रेडियस के टी इक्वल टू जीरो में, ये जो लूप है इसके जस्ट ऊपर थी, दोनों के सेंटर्स कॉमन थे, एंड देन पुल्ड एट यूनिफॉर्म स्पीड से इस ऊपर वाले सर्कल को मूव कराया जा रहा है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालना है। दैट्स गोइंग टू बी क्वाइट इजी स्टफ, सॉल्व कर ही देते हैं। कैसे कि जब ये इधर जा रहा है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कम हो रहा है। सिंस पास होने वाला फ्लक्स कम हो रहा है तो ये चेंज को अपोज करेगा। लेंज लॉ को आप सब्सक्राइब करोगे। नाउ एज पर द लेंज लॉ, ये जो फ्लक्स कम हो रहा है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब चेंज को अपोज करना पड़ेगा। तो इस पर एक करंट चलेगी और वो करंट ऐसे जाएगी, इसको अपना एक डायरेक्शन दे देंगे। कौन सा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी। ये क्लॉकवाइज क्लियर है? प्रोबेबली सभी को होना चाहिए। अगर गलती से नहीं है तो refer to the notes, revise them n number of times, come back, you will get it 110%. Now, डायरेक्शन ऑफ करंट आने के बाद दूसरा पार्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है। सो फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए अगेन फ्लक्स निकालना पड़ेगा और फ्लक्स के साथ साथ अपने को फ्लक्स निकालने के लिए अपने को एरिया भी निकालना पड़ेगा, राइट। सो एरिया निकालने की बात करते हैं। आपने ट्राई किया होगा तो आपको एरिया में ही इश्यूज आए होंगे, अगर आए तो। और अगर मैथमेटिकली साउंड है तो फिर वो भी निकाला जा सकता है, नॉट अ बिग डील। और ये एरिया आप याद भी रख सकते हो चाहो तो लेटर ऑन के लिए। देखो पहले का सेंटर यहाँ रहा होगा, दूसरे का सेंटर यहाँ चला गया है, तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम लेट से एक्स पकड़ लेते हैं। एक्स अंडरस्टूड है कि x की वैल्यू जो रहेगी वो vt के बराबर रहा होगा। इसमें जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे x इज इक्वल टू vt। तो पहले x के टर्म में निकालेंगे, बाद में उसका टाइम का फंक्शन बता देंगे, क्योंकि टाइम का फंक्शन अपने को लगने वाला है ना। सर्कल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा दिख जाएगा अपने को। एक ट्राइंगल, आइडेंटिकल ट्राइंगल यहाँ पे बनेगा। अंडरस्टूड पॉइंट ये है कि ये जो एरिया है, दिस एरिया, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस एरिया बिकॉज एट दैट टाइम इतना ही एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, और उस एरिया को अगर हमने निकाल लिया तो अगली लाइन में फ्लक्स आ जाएगा। बी से मल्टीप्लाई करने के बाद, डिफरेंशिएट करने के बाद फिर अपने को ईएमएफ आ जाएगा। एरिया की कैलकुलेशन करते हैं। now ये जो एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अगर उस एरिया को हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर देते, लेट्स से ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का, इस एंगल का थीटा नाम दे देते हैं। तो इन केस अगर अपने को ये बीच का एरिया निकालना है तो उसके लिए वी शुड बी एबल टू कैलकुलेट दो एरियाज को कैलकुलेट करना है। मैं समझाता हूँ कि किस तरह से उन दो एरियाज को लेना है। इमेजिन करो कि अगर हम लोग इस एरिया को कैलकुलेट करते हैं, इस एरिया को, ये एरिया कैलकुलेट करना हमारे लिए फीजिबल है अगर उस थीटा के टर्म में हम लोग बात करें तो, क्योंकि ये 2 थीटा एंगल का जो आर्क एरिया बन रहा है उस एरिया के बारे में बात कर रहा है। सिमिलरली अगर थोड़ा पीछे चले और इस एरिया के बारे में बात करें जो ये वाला एरिया है, ये भी एग्जैक्टली वही एरिया होने वाला है, क्योंकि थीटा इस साइड भी होगा, लेकिन ये जो स्टार्टिंग का सर्कल था उसका एरिया रहने वाला है। इन दो एरियाज को अगर हम लोग ऐड करें आपस में तो क्या आपको लगता है कि ये एरिया आ जाएगा? अगर ऐसा लगता है तो इसमें एक गलती है। इसमें ये जो बीच का ट्राइंगल वाला पोर्शन है ना, ये 2 बार काउंटेड है। तो वो जो आंसर आएगा वो आएगा कि ये जो एरिया आपने निकालने का है, दैट एरिया एज वेल एज 1 टाइम दिस ट्राइंगल का एरिया। अगर हम ट्राइंगल का एरिया उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे, दोनों ट्राइंगल का कंबाइन टुगेदर, तो अपना आंसर होता है। तो इसी स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ता है। तो अगर ये थीटा हुआ तो इस साइड भी थीटा होगा, और इस लेंथ के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये भी, तो उसका भी यूज कर ले जाएंगे। अच्छा, ये तो इसका रेडियस के बराबर रहा होगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो आप समझ पाओगे। कॉस थीटा की हमको आगे जरूरत पड़ सकती है, कॉस थीटा की। अगर कॉस थीटा यहाँ से निकाला जाए तो x/2 लगेगा बेस और रेडियस, तो यह आ जाएगा x/2r।
एक्स को हम लोग बाद में बीटी से रिप्लेस करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए। अच्छा, ये कॉस थीटा आ गया। बेसिकली यहाँ से अपने को थीटा समझ रहा है। अच्छा, किसी भी सर्कल के एरिया के लिए आर्क वाला एरिया निकालने के लिए हम लोग हाफ थीटा ऐसा कुछ तो लगाते हैं ना। तो इस एरिया को पहले हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये एरिया जो यहाँ पे डिटरमाइंड एरिया उसको हम लोग ए से लिख रहे हैं, उसी एरिया को लिख रहे हैं। इज इट गोइंग टू बी 2 टाइम्स द एरिया ऑफ 2 थीटा वाला आर्क। 2 थीटा वाला आर्क आएगा हाफ इंटू 2 थीटा इंटू आर स्क्वायर। ये डायरेक्टली मैं फॉर्मूला यूज कर ले रहा हूँ, राइट। पाई आर स्क्वायर होता है तो उसको प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। सो ये 2 इसलिए लगाया गया क्योंकि इस साइड का निकालेंगे उस साइड का निकालेंगे तो ये हो गया। इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे ये ट्राइंगल का एरिया, ऊपर का ट्राइंगल नीचे का ट्राइंगल दोनों आइडेंटिकल है तो फिर से डबल कर सकते हैं। तो डबल ऑफ एक ट्राइंगल हाफ बेस इज एक्स इनटू हाइट। हाइट का मतलब अगर ये वाला पोर्शन हम लोग देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी आर साइन थीटा। आर साइन थीटा, जहाँ पर थीटा अपने को पता है cos थीटा के टर्म में। नाउ इस एरिया को और डिसिम्प्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा एरिया इज इक्वल टू हाफ हाफ कैंसिल हो गया 2 थीटा इनटू आर स्क्वायर। नाउ 2 थीटा 2 आर स्क्वायर तो अपने को दिख रहा है इनटू थीटा आएगा। थीटा को यहाँ से निकालते हैं तो ये आएगा cos इनवर्स x बाई 2r माइनस यहाँ से भी ये कैंसिल आउट हो गया 2 और 2 और अपने को मिल रहा है r इंटू एक्स साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाला जाए जस्ट टू ऑब्वियस कि यहाँ से साइन थीटा कितना आने वाला है। तो साइन थीटा इज गोइंग टू बी अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। उस वैल्यू को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। अभी केवल एरिया निकाला जा रहा है, आई थिंक ना। सो इस एरिया को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो एक नेक्स्ट लेवल की पॉइंट है। सो जो एरिया अपना है दैट एरिया इज गोइंग टू बी आर से आर एलिमिनेट हो गया 2r स्क्वायर cos इनवर्स x डिवाइड बाई 2r into this thing स्क्वायर माइनस आर से कैंसिल हो गया दैट इज x बाई 2 अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एरिया का फॉर्मूला है, मतलब कुछ लोग इसका एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं बट इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर सो यू कैन फाइंड इट आउट। सो ये एरिया हो गया। अगर ये एरिया हुआ तो क्या हमको फ्लक्स निकालना आएगा। सो लेट्स डू फॉर द फ्लक्स कैलकुलेशन। फ्लक्स इज गोइंग टू बी v इनटू एरिया इनटू cos 0 अपने को समझ में आ रहा है। b को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अगर ये फ्लक्स हुआ तो ईएमएफ क्वेश्चन ईएमएफ दिमाग में अच्छा अपने से इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नीट्यूड निकालते हैं माइनस बटा देते हैं। ये बनेगा b इनटू da बाई dt और अपने को da बाई dt निकालना है। दैट मींस इसका एक डिफरेंशिएशन लगेगा और एक बार डिफरेंशिएशन लोगों ने सही से परफॉर्म कर लिया तो अपना आंसर परफेक्ट आ जाएगा। तो लेट्स चेक कि डिफरेंशिएशन हम लोग परफॉर्म कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली। It should be visible, okay? Probably now it's visible. So इसका da by dt निकालते हैं। So यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ फ्रॉम हियर। इससे इतना पोर्शन अलग कर लेते हैं। फाइनल आंसर हम लोग इस वाले सेगमेंट में दे देंगे da by dt। टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट टर्म में cos इनवर्स है सो अगर 2r स्क्वायर cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4r स्क्वायर। सिंस वो x नहीं है तो उसका चेन रूल के हिसाब से 1 बाई 2r यहाँ पे लिखने का। तो ये डिफरेंशिएशन हुआ फर्स्ट टर्म का माइनस सेकेंड टर्म पर आता है। सेकेंड टर्म में 1 बाई 2 आउटसाइड रख सकते हो। वहाँ पे चेन रूल से जाना पड़ेगा बिकॉज x इंटू समथिंग है, राइट। सो चेन रूल के हिसाब से या प्रोडक्ट रूल रहा सॉरी प्रोडक्ट रूल लेने पड़ेगा दो फंक्शन से। तो आप लिखोगे फर्स्ट फंक्शन एज सच सेकेंड का डिफरेंशिएशन सो दैट्स गोइंग टू बी हाफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर माइनस 1 बाई 2 इंटू
When you go inside, so it's going to be minus 2x. First function, second का differentiation plus second function 4r square minus x square into differentiation of the first. जो भी था, you know better how to handle it. ये जो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, पेशेंस लूज नहीं करना है, हार्ड वर्क करते रहना है, अल्टीमेटली आंसर आएगा. आंसर बाय प्रोडक्ट है, वो कहीं नहीं जाने वाला है. थोड़ा सा और सेटल करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 2r, इससे बाहर आने वाला है, वो 2r ऊपर जाएगा, इसके साथ सेटल हो जाएगा, तो ये आ रहा माइनस 2r स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये फर्स्ट टर्म हो गया. सेकेंड टर्म में आता है, इसमें माइनस हाफ लगा हुआ था, लगा के रखते हैं माइनस हाफ को, अंदर वाला सेटल कर देते हैं. इसमें आप देखोगे 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, x और x मिलकर के एक्स स्क्वायर हो गया, तो कुछ ऐसा दिख रहा है माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सेकेंड टर्म के बारे में बात करेंगे तो ये सिंपली लिखा हुआ है प्लस अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अभी भी लेंथीनेस मेंटेन है और मे बी नेक्स्ट स्टेप के बाद थोड़ा सा फीजिबल लगे. इसको जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉमन डिनोमिनेटर लेने वाले हैं. तो अगर मैं कॉमन डिनोमिनेटर पहले ही ले लेता हूँ, सो कॉमन डिनोमिनेटर में आएगा 2 टाइम्स अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये कॉमन डिनोमिनेटर है. हाँ, अब इस कॉमन डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो आया होगा माइनस 4r स्क्वायर आया होगा, माइनस 4r स्क्वायर आया होगा. अच्छा, इसके बाद ये माइनस था, तो ये 2 इधर जा चुका है. ये माइनस को अगर एंट्री देंगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा अपने को, प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा. अच्छा, ये माइनस जब अंदर, अच्छा इससे जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस का टर्म बनेगा, ये प्लस का टर्म बनेगा, राइट. सो ये बनेगा माइनस 4r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ना सो अगर उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो दैट इज माइनस 8r स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर. 2 से अगर कैंसिल कर देते हैं तो ये बनेगा माइनस 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अल्टीमेटली आ रहा है अंडर रूट माइनस सेम टर्म लिखा हुआ है तो ये ऊपर आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. My goodness. After doing so much mathematics calculations, we got this thing. That's the simplest one, right? Now ये हो गया. अच्छा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें एक चीज मिस हो गई. अगर आपने ध्यान में देखो, ये डिफरेंशिएट किया था t के रिस्पेक्ट में, तो लास्ट में एक और मल्टीप्लाई अपने को करना था जिसका नाम होगा dx by dt. तो एक काम करते हैं, इसका नाम dA by dx कर देते हैं, चलेगा? So, अभी जो हम लोगों ने सॉल्व किया है दैट इज dA by dx. अपने को dA by dx नहीं चाहिए, अपने को dA by dt चाहिए, राइट. तो यहाँ पे फाइनल कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं, इस पर फॉर्मूला माइनस भी आ रहा है, पूरा प्रॉपर सेटल रहेगा. सो e की जो वैल्यू है दैट कुड बी रिटन एज माइनस b इनटू dA by dx इनटू dx by dt. यू कैन से चेन रूल में यहाँ पे लगा लिया और dA by dx कैसे निकाला. dA by dx की वैल्यू जब आप प्लेस करोगे, b का वैल्यू b दिया था, राइट, इसमें, ठीक है. सो EMF आता है अपना b इनटू ये नंबर अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx by dt दैट इज b. सो ये अपना फाइनल प्रॉपर आंसर हो गया. नाउ अभी x के टर्म में है, आप चाहो तो अगर इसको आंसर देने में हेजिटेशन है, जो कि होना भी चाहिए, टाइम का फंक्शन चाहिए अपने को. सो टाइम के फंक्शन के लिए ये अपना आ जाएगा t इज इक्वल टू b इंटू v अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस b एक्स स्क्वायर. एक्स की वैल्यू वहां से देखो कितना है, दैट इज v स्क्वायर t स्क्वायर. यू क्लेम दिस एज योर फाइनल आंसर. ओके, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो कि काफी कुछ मैथमेटिकली चीजों को यूज करता है. दूसरा आपका पेशेंस लेवल चेक करता है कि कितना आप डिटरमाइंड होकर लगे रहते हो, करेक्ट कर रहे हो, तो फाइनली आपको आंसर मिलता है. सो आई होप यू गॉट इट. और कोशिश करो कि एक बार खुद से इसको निकालो आंसर, इवन दो यू हैव अंडरस्टूड. उससे पता चल जाएगा कि आप कोई मिस्टेक तो नहीं करते हो. क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11th, ये इजी दिख रहा है तो ये जल्दी फिनिश होने वाला है, तो चेक करते हैं इसको.
A 0.4 meter long state conductor moves in a magnetic field of magnetic induction B with a velocity 7. Calculate the EMF induced in conductor under the condition when it is maximum. So that's simple. Like you want it maximum, so you need to do this. Condition maximum करने को allow कर दिया तो this is going to be BLV. B is 0.9, L is 0.4, and this is 7. It's a number you can multiply and you can get the answer. Good. Question number 12. It says a square metal wire loop of side 10 centimeter and resistance 10 ohm, 1 ohm. Numbers का ख्याल करो. Is moved with a constant velocity v naught in a uniform magnetic field, induction 2 Weber per meter square. As shown figure, the magnetic field lines are perpendicular to the plane. Figure में दिखाया गया है. The loop is connected to a network of resistance, each of 3 एक network of resistance भी है. The resistance of the load wires OS and PQ are negligible. तो इन वायर का कोई resistance नहीं है, ऐसा ही बता रहा है. What should be the speed of the loop so as to have a steady current of 1 milliampere in the loop? स्पीड आपको बताना है जिससे 1 milliampere current in the loop चले. ये इसका कहना है. Give the direction of the current की डायरेक्शन बता देनी है. चलेगा. So देखो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को पढ़ा था उसको यूज करता है. यहाँ से ELV का इस तरह कुछ EMF आने वाला है. EMF मतलब बैटरी जैसा कुछ हो गया और ये एक सर्किट बन गया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसको क्लब कर दिया गया. ना इसने बोला कि करंट कितना रन करेगा. करंट के बारे में बात करते हैं. पहले करंट का डायरेक्शन देख लेते हैं. जब ये सब बाहर जा रहा होगा तो इससे फ्लक्स कम हो रहा होगा. अंदर जाने वाला फ्लक्स कम हो रहा है. उसको सपोर्ट करने के लिए चेंज को अपोज करने के लिए करंट चलेगी. इस वजह से करंट ऐसे जाएगी. दैट मींस इसमें करंट यहाँ से जाएगी और यहाँ से करंट वापस आ जाएगी. ना इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज लगाया गया है. 33333 लगा हुआ है. बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है. सो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है जो कि बैलेंस्ड है. उसके बैलेंस होने की वजह से इस वाले रेजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा? 0. और यू कैन से A और C will be having the same potential points. So अगर वो सेम पोटेंशियल पॉइंट है इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे. 3 मिलकर के 6 हो जाएगा. 3 मिलकर 6 होगा. 6 और 6 पैरेलल लगाओगे तो 3 हो जाएगा. तो 3 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका है QS के क्रॉस, राइट. इसका अपना रेजिस्टेंस है 1 ओम. तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और इक्विवेलेंट ऑफ द एंटायर सर्किट इज 3 + 1 दैट इज 4 ओम. 4 ओम का रेजिस्टेंस अपने को मिल चुका है और करंट अपने को दिया है. बैटरी के बारे में बात करनी है, कर लेंगे. सो आप बोलोगे EMF मस्ट बी equal to I into R equivalent, isn't it? Now इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं. 1 milliampere है. That means 10 is power minus 3 है into 4 है. इसको तो 4 into 10 is power minus 3 वोल्ट आ गया. ये इसको सिंपली 4 मिलीवोल्ट बोलेंगे तो भी चलेगा. 4 मिलीवोल्ट का EMF इंड्यूस होना चाहिए. अब इतना होना है तो फिर इधर आ जाते हैं. ये परपेंडिकुलर केस है तो इंड्यूस्ड EMF BLV रहा होगा. अंडरस्टूड हो गया. B की वैल्यू इसने दे रखी है. इनके सारी वैल्यूज पता है तो ये आ जाएगा 4 into 10 is power minus 3. मैं कैलकुलेशन भी कर देता हूँ सिंपल कैलकुलेशन से. B2 है. लेंथ के बारे में कुछ बोला है. 10 सेंटीमीटर है. इसका 0.1 है और इंटू B. यहाँ से देखो वेलोसिटी निकलता हुआ नजर आएगा. ये 2 हो गया. 2 से डिवाइड कर दो. 2 into 10 is power minus 3 मीटर पर सेकेंड. Isn't it? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो. तो अपना आंसर आ जाएगा. कैलकुलेशन यू कैन वेरीफाई वंस अगेन. वो सेंटीमीटर में था, ये वेबर में था और वो मिली एम्पियर में था. मिली एम्पियर को 10⁻³ लिखा गया. बराबर है. और यहाँ से B को रख दिया गया, डिवाइड कर दिया गया. नो सो इसमें कुछ तो गड़बड़ हुई. 2 नहीं था, 0.2 था, राइट. तो इसका तो इसमें 0.1 से और डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा कितना? 2 into 10⁻² मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स बेसिकली ये कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड अपने का आंसर आ जाएगा. कैलकुलेशन इज इजियर. कॉन्सेप्ट का जो मिक्सिंग है ना वो इम्पोर्टेंट है. अगर वो समझ में आया तो अपना फिजिक्स वाला पार्ट समझता है. बाकी कैलकुलेशन कैन बी मैनेज्ड इजीली. नेक्स्ट ये भी अच्छा है. ग्राफिकल एग्जाम में से पूछता रहता है कि क्या चल रहा है तो बताइए कैसा ग्राफ बनेगा.
इसने बोला है an equilateral triangular loop ADC having some resistance is pulled with a constant velocity v out of a uniform magnetic field directed into the paper. At equal to zero साइड DC, ये DC साइड लूप का मैग्नेटिक फील्ड पर है। द इंड्यूस्ड करंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा, यहाँ पे केवल नेचर बताना है, तो एग्जैक्ट फंक्शन नहीं भी आया तो चलता है। तो मैं समझा देता हूँ इससे, इसी का रीड ऑन पिक्चर की ट्रायंगुलर प्लेट जब आपका ऐसा दिखे, ये यहाँ पर ऐसा आ गया है इससे, और ये जो फील्ड थी वो यहाँ के लेवल के ऊपर ही है। ओके, सो इसका मतलब है कि ये फील्ड में इतना कुछ तो मूव कर गया टी टाइम में, तो ये जो एक्स रहा होगा इसको अगर एक्स पकड़ लेते हैं तो इस एरिया में से फ्लक्स नहीं जाएगा, ऊपर वाले से फ्लक्स जाएगा, राइट। तो जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो फ्लक्स कैलकुलेशन में मैं केवल क्वालिटेटिवली इसको समझाता हूँ, कैलकुलेशन एक्जैक्टली करना हो तो आप कर सकते हो। जब इसका एरिया निकालोगे तो ये ट्रायंगल का एरिया लगेगा, इसमें अगर साइड लेंथ एल पकड़ लेते हो तो ये आप पाओगे कि इसमें इस वाली लेंथ का इन्वॉल्वमेंट आएगा, तो ये पहले जो भी एल की टर्म में रही होगी उसमें से अब ये एक्स कम हो जाएगा, और अगर ये एक्स कम हो गया इस वाली लेंथ में तो इसमें भी एक्स का इन्वॉल्वमेंट आने वाला है, राइट। तो अगर ये सम एल नॉट माइनस लेट से इनिशियली एल नॉट थी टोटल, तो आप पाओगे कि कुछ तो ऐसा आएगा बी इंटू सम कॉन्स्टेंट k1 लेट्स से इंटू एल माइनस एक्स का स्क्वायर। ये समझा एल माइनस एक्स का स्क्वायर क्यों आएगा, या एल नॉट माइनस एक्स का स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि ये एल नॉट माइनस एक्स हो गया तो ये भी उसी के टर्म में आएगी थीटा बीटा पकड़ने के बाद, बाकी सारे कांस्टेंट नंबर आएंगे। तो ईएमएफ जो आने वाला है, अगर ईएमएफ की हम लोग बात करें सो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, जिसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो आएगा 2 टाइम्स एल नॉट माइनस एक्स इंटू dx by dt with a minus sign, तो dx by dt will become the velocity. Velocity is uniform. इसने पूछा इंड्यूस करंट कैसे जाएगा, तो आप देखो करंट भी आएगा, इसमें एक माइनस आया होगा, सो यू कैन थिंक ऑफ कि ये vt आ जाएगा। तो करंट भी कुछ इसी फॉर्मेट में जा रहा होगा, इसी फॉर्मेट में जाने का मतलब हुआ कि उसका भी वैल्यू कुछ कांस्टेंट टाइम्स एल नॉट माइनस एक्स आएगा। एक्स का नाम क्या लिख देंगे, vt। एक्स का नाम क्या लिख देंगे, vt। वो मैंने माइनस नहीं लिखा, तो ईएमएफ लिखोगे तो माइनस डी फाइव बाई डी लगा रहे होते हो, यहाँ पर डिफरेंशिएशन में माइनस आएगा तो आपस में सेटल हो चुका होगा। तो अल्टीमेटली जो करंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, लाइक टी का लीनियर फंक्शन आएगा और स्लोप नेगेटिव लेकर के आएगा, तो लीनियर फंक्शन नेगेटिव स्लोप, तो क्या ए ऑप्शन आंसर हो सकता है, नहीं, वो तो कांस्टेंट है। बी हो सकता है, परफेक्ट। सी डी बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, तो बी आंसर कर देंगे। तो जहाँ पर एल नॉट निकाला जा सकता है, के निकाला जा सकता है, वी गिवन है, वो सब कांस्टेंट नंबर है, वहाँ से पता चल सकता है। ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये इजी टाइप का लग रहा है। तो इसने बोला है कि a conducting square loop length has this plane with uniform field, जैसा फिगर में दिखाया गया, motion of the loop is always perpendicular to the uniform magnetic field, और ये velocity दिया गया है। करंट कितना है, सिंपल है, इसका फ्लक्स चेंज कितना है, जीरो। फ्लक्स नॉन जीरो है लेकिन फ्लक्स चेंज जीरो, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। कोई करंट कोई ईएमएफ नहीं आने वाला है, सिंपली बिकॉज फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन को काफी बड़ा करके दिखाया गया, डिटेल बोला गया, बट आंसर जीरो है, क्योंकि सिंपल सा पॉइंट यूज कर रहा है। करंट तब आता है, इंड्यूस करंट तब आता है या जब फ्लक्स चेंज हो, फ्लक्स से नहीं, फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड करता है। Question number 15. A square loop ABCD of edge A moves to the right with velocity v. तो ये भी velocity से चलता है with a uniform magnetic field directed to the class में क्या evaluation है? Same question we have in the class. We had in the class, no? In the region PQRS only, field बीच में loop उसको cross कर रहा है. We need to find something. क्या पता करना? 3 positions के लिए बताना है. Induced EMF loop has magnitude BAB in all 3 cases wrong. Induced EMF is 0 in position 2. Position 2 ये first है, ये second है, third है, yes. Induced EMF 0 है. Induced EMF is anti-clockwise. ये मैं बोले तो current है ना. In position 1, one position में देखोगे तो flux यहाँ से pass कर रहा है, ये बढ़ रहा है. इसको counter करने के लिए current ऐसे चलाना पड़ेगा.
अब ये करंट कौन सा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यू कैन चेक राइट. सो करंट एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन है, बिल्कुल सही है. क्लॉकवाइज बोला इसमें, इसमें फील्ड आपका ऐसा जा रहा है, कम पड़ रहा है, जिसको चलाने के लिए क्लॉकवाइज करंट चलाना पड़ेगा. ये भी सही. तो करेक्ट आंसर है बी सी एन टी, मल्टी करेक्ट, सिंपल. क्लास करिए. And this is last question of this DPP4. This is the conductor ABCDE has this thing. It lies in the y-z plane, जैसा दिख रहा है, with A and E on the y-axis. When it moves with velocity v in magnetic field B, and EMF E is induced between A and D. अच्छा, तो B के डायरेक्शन भी बताएगा और इंड्यूस EMF के बारे में बात करेगा. ऑप्शंस के हिसाब से जाना है. बोला A is equal to 0 if B is in y direction. V को y डायरेक्शन में कर दोगे तो ऑफ कोर्स EMF 0 हो जाएगा. B is in x डायरेक्शन, वो कुछ भी रहे, दो पैरेलल हुए 0 होता है, तो A पार्ट करेक्ट है. A is equal to 2BVA if V is in the y direction. V अगर y डायरेक्शन में हो गया, देखो y डायरेक्शन इसकी लेंथ है. V अगर y डायरेक्शन में आया या कोई भी y डायरेक्शन में आया तो 0 होने वाला है. तो सेकंड रॉन्ग लिखा हुआ. E is equal to B lambda V if V is in Z direction. B Z direction में good. B X direction में, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए तो लेंथ BLV का हो जाएगा. करेक्ट लिखा हुआ है. B lambda V आएगा if V is in Z direction and B is, फिर से चलेगा क्योंकि वो तीनों परपेंडिकुलर होना, कौन कैसा परपेंडिकुलर है वो मैटर नहीं करता, तीनों का म्यूचुअल परपेंडिकुलर होना जरूरी है. Okay, so this is complete solution of DPP4. कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे. सो ट्राई देम, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, और उस पर पकड़ बनाना है. इतना ही आपका काम है. नेक्स्ट DPP के बारे में बाद में बात करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.